5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली में सर्दियों के करीब आते ही यहां की हवा के साथ साथ यमुना नदी में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। बीते 2-3 दिनों से यमुना में कई जगह जहरीली झाग दिख रही है। इसके अलावा यहां एमसीडी के चुनाव भी होने हैं, ऐसे में सियासत भी गर्म है। साथ ही यहां कूड़े के पहाड़ों को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कूड़ा हटाने को लेकर अभियान चला रही है तो वो लगातार बीजेपी पर हमले बोल रही है। आपका कहना है कि 15 साल से नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कूड़े के निस्तारण का अब तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। वहीं बीजेपी लगातार यमुना के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं। आपको बता दें, आज से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। यमुना नदी में छठ पूजा की जानी है। ऐसे में यहां हर साल की तरह छठ पर व्रत रखने वालों के लिए परेशानी होनी है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो यार? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह चुनाव दिल्ली की सफाई और कूड़े का है। उन्होंने लिखा, यमुना सफाई स्कूल अस्पताल वाला चुनाव 2020 में खत्म हो गया। दिल्ली वालों ने हमें यमुना के लिए 5 साल दिए। दिल्ली नगर निगम का चुनाव दिल्ली की सफाई और कूड़े का चुनाव है। बीजेपी वाले मुद्दे ना भटकाएं, अपने 15 साल का हिसाब दें। वहीं आप नेता आतिशी से बात की हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने। आम आदमी पार्टी की कालका जी की विधायक आतिशी हमारे साथ। मैम, आप लोग बड़े लैंडफिल साइट का मुद्दा उठा रहे हैं, बड़े कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उठा रहे हैं, समझ में आता है। ये छोटे छोटे जगहों पर तो कूड़े डले ही होते हैं, ये मुद्दा आप लोग क्यों उठा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो नियरेस्ट कूड़े का पहाड़ है वो ओखला में है। और जो ओखला कूड़े का पहाड़ है उसकी हाइट इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अनस्टेबल हो गया है। अच्छा। इसलिए आसपास के एरिया में नई नई लैंडफिल साइट्स को डेजिग्नेट किया जा रहा है। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर भी एक लैंडफिल साइट बनना शुरू हो गई है। पिछले 2 महीने से यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया है और यहाँ पे आप कल रात को तकरीबन 8-8, 10-10 फुट तक का कूड़ा यहाँ पे मौजूद था। वो तो जब हमने भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी को एक्सपोज किया तो पिछले 12 घंटे से यहाँ से इस पार्क से एमसीडी ने कूड़ा साफ किया है। आप सोचिए, ये हाल है तब जब 12 घंटे से सफाई हो रही है। मैंने रात को 11 बजे इसी स्पॉट से खड़ा होकर लाइव किया था कि किस तरह से यहाँ पे जेसीबी और ट्रक्स आ के सफाई करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रात भर सफाई के बाद भी इतना कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे कूड़ा घर तो ये नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से कब से यहाँ पे कूड़ा डल रहा है? ये पिछले 2 महीने से। और यहाँ पे कई सारे रेजिडेंट्स हैं यहाँ के एरिया के, आरडब्ल्यूए के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप उनसे पूछिएगा कि पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ पे ये कूड़े का पहाड़ बनना शुरू हुआ है। कल रात तक यहाँ पे 10-10 फुट का कूड़ा था। और आप देखिए कि पार्क की बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया है कि यहाँ पे इस पार्क के अंदर पूरा कूड़ा डाला जा सके, क्योंकि अब ओखला के कूड़े के पहाड़ पे कूड़ा नहीं डाल सकते हैं। इसलिए आसपास के एरिया में कूड़े के पहाड़ बनने शुरू हो गए। जिस तरह से आप लोग कूड़े का मुद्दा उठा रहे हैं, ये सालों से चला आ रहा है और कूड़े के पहाड़ बन गए। ऐसे ही बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि सालों से आप बात करें यमुना साफ होगी साफ होगी, हर साल वही तस्वीर नजर आती है कि यमुना में झाग बने हुए हैं। तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, यमुना साफ करने के लिए 2020 में दिल्ली की जनता ने हमें 5 साल दिए हैं। यमुना की सफाई के लिए अभी 2025 तक का हमें समय है और हम बिल्कुल उसे साफ करेंगे। लेकिन एमसीडी ये तो बताए कि पिछले 15 सालों में उन्होंने कूड़ा साफ क्यों नहीं किया। साफ करना तो बहुत दूर की बात है, पूरी दिल्ली में कूड़ा हो गया। हम जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे कूड़े का पहाड़ बनना शुरू हो रहा है, इसके सामने कालका जी का सबसे बड़ा डीडीए का पार्क है, जहाँ पे कालका जी के सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ पे बगल में मेन रोड पे तकरीबन सारे बच्चे अपनी स्कूल बसेस को पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर आते हैं। मेट्रो लाइन गुजर रही है, मेट्रो लाइन यहाँ से गुजर रही है। आपसे और हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ पे, बदबू की वजह से, मक्खियों की वजह से। यहाँ के इलाके के लोग कैसे जिएंगे? दिल्ली में यमुना की साफ सफाई पर आप और बीजेपी में ऐसी ठनी कि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा बदसलूकी पर उतर आए। आज प्रवेश वर्मा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी के साथ बदतमीजी करते दिखे। यमुना नदी में जहरीले झाग को हटाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी के मुताबिक ये केमिकल आधिकारिक तौर पर पास किया गया, लेकिन प्रवेश वर्मा ने अधिकारी को काफी बड़ा भला बुरा कहा। उन्होंने बदतमीजी से बात करते हुए कहा कि क्या ये केमिकल तेरे सर पे डाल दूं तो यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएगा। दरअसल कल अरविंद केजरीवाल गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पर गए थे और एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। इसके जवाब में बीजेपी नेता यमुना घाट पर पहुंचे थे और जहरीले झाग को लेकर आप पर पलटवार किया। तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये लीजिए आप, ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं?
एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर कौन पाए। मार रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको तुम्हारे सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी के मिनट, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा रहा हूँ। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में घाट पर मौजूद कुछ लोग बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के दावे को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह लोग यहां पर रोजाना आते हैं, जबकि आप बीजेपी वाले बस आ जाए। 8 साल से इनको अब आया 8 ध्यान में साल करने की के मत लिए। आज का देखिए ना, 8 साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए। आज जो हो हमारी रहा पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने। कौन आता सर? कोई नहीं आता कभी। आपको नहीं दिखाई सर मैं हमारी यहाँ पार्टी रोज के- रहता हूँ, मैं यही मैं आया हूँ, रहता हूँ खुद सर। आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आप आए हो, मैं आया हूँ पार्टी के आज आप आए कार्यकर्ताओं हो। के साथ में अपनी। आज आप आए हो सर, आज आप आए हो। सर एवरी सैटरडे संडे आते हैं, आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं हम। सुनिए सर, मैं इसलिए बात अच्छा तो आप चाहते हैं कि ऐसे ही ये ठीक चल रहा है? नहीं, हम चाहते हैं और जब प्रवेश वर्मा के व्यवहार पर सवाल उठे तो अब वो सफाई दे रहे हैं। मैंने कहा क्या आप इस केमिकल को मैं आपके ऊपर में डाल दूं? अगर आप ये केमिकल को माता बहनों के ऊपर में डाल रहे हैं तो पहले मैं आप ही के ऊपर डालता हूं, तो उसको चेक कर लेते हैं कि क्या आपको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, तो उसके बाद में माता बहनों को उसमें डुबकी लगाने की परमिशन देंगे। मैंने इतना ही कहा। उन्होंने कहा पानी साफ है, इसमें तो डुबकी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। तो मैंने कहा आप अभी जाके पहले सबसे पहले आप ही डुबकी लगाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, उसने डुबकी नहीं लगाई। मैंने कहा पहले आप ही जाके डुबकी लगाइए, उसके बाद में माता बहनों को हम वहां पे डुबकी लगाने की परमिशन दें। तू तड़ाक से अब आप पे उतर आए हैं और इस पूरी घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। दिल्ली में छठ और यमुना में हो रहे प्रदूषण को लेकर चल रही राजनीति के बीच में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का एक वीडियो सामने आया है। दिल्ली के यमुना के कालिंदी कुंज घाट पर प्रवेश वर्मा दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी क्वालिटी कंट्रोल डायरेक्टर संजय शर्मा के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीजी से अप्रूव्ड है तो ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये लीजिए आप। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर? आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? 8 साल में ध्यान नहीं आया, कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। बेशरम घटिया आदमी, दिमाग खराब। मैं आया अप्रैल में, मैं यहाँ पे डुबकी लगा सकता, तेरे सर पे डाल दूं केमिकल है? ये अप्रूव्ड है कर रहा है। दरअसल मामला ये हो रहा है कि छठ का समय है और बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है कि दिल्ली में कालिंदी कुंज पर, जो कालिंदी कुंज घाट है, वहां पर यमुना के अंदर झाग दिखाई दे रहे हैं, प्रदूषण दिखाई दे रहा है और यहीं पर जो है उनका ये कहना है कि छठ के समय पर इतने खराब जो यमुना की स्थिति है उसके अंदर जो छठ करने वाले हैं वो स्नान कैसे करेंगे। तो ये जो झाग जो हैं नजर आ रहे हैं यमुना के अंदर कालिंदी कुंज पर, इसको हटाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड जो है वहां पर एक छिड़काव कर रहा है एक केमिकल का, और उसका ये कहना है दिल्ली जल बोर्ड का कि ये अप्रूव्ड केमिकल है, जो यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। ये जो अधिकारी बात कर रहे हैं प्रवेश वर्मा से, वो भी यही कह रहे हैं। तो इसको लेकर जो है बीजेपी ने मुद्दा उठाया था और इसी को लेकर ये जो बहस चल रही है या जो अभद्रता जो चल रही है प्रवेश वर्मा की तरफ से, वो इसी केमिकल को लेकर चल रही है। तो इसी पर ये जो वीडियो सामने आया, इस पर जो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार छठ पूजा की तैयारी कर रही है और भाजपा के नेता काम रोक रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। भाजपा चाहती है पूर्वांचली भाइयों को परेशानी हो और त्योहार खराब हो। प्रवेश वर्मा की जो लड़ाई है ये पॉलिटिकल है, उनको वो अरविंद केजरीवाल पे निशाना साधें, वो आम आदमी पार्टी पे निशाना साधें, दिल्ली सरकार पे निशाना साधें, ये सब जो है बिल्कुल उनका काम है और पॉलिटिकल तरीके से ये होना भी चाहिए। लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि है, वो 2 बार से पश्चिमी दिल्ली से सांसद चुन के आ रहे हैं, दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी के वो सुपुत्र हैं,
तो उनको इस तरह का व्यवहार एक अधिकारी से शोभा नहीं देता, क्योंकि इस तरह से अगर वो बात करेंगे एक अधिकारी के साथ में, और फिर जब वो जवाब दे रहा है, आपने वीडियो में देखा वो जवाब भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो वो दावा कर रहे हैं प्रवेश वर्मा वो गलत है। वो कह रहे हैं कि इस केमिकल से लोग मर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो है स्नान करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि इस घाट पर स्नान नहीं होना है क्योंकि ये डेजिग्नेटेड घाट नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरह की भाषा या इस तरह से एक जनप्रतिनिधि की अधिकारी के साथ बातचीत जो है कतई भी जायज़ और सही नहीं ठहराया जा सकती। कुछ ज़रूर सोचना चाहिए प्रवेश वर्मा को कि वो अपनी लड़ाई जो है उसका फोकस जो है उनको कहाँ रखना चाहिए, क्या पॉलिटिकल रखना चाहिए या अधिकारियों पे शिफ्ट कर देना चाहिए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुदेश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। छठ पर घर जाने वालों की होड़ मची है। बिहार और यूपी के पूर्वांचल के इलाकों में जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है और जो लोग फ्लाइट से लोक आस्था के महापर्व पर अपने घर पहुंचना चाहते हैं उन्हें तिगुनी कीमत पर टिकट खरीदना पड़ रहा है। 28 और 29 अक्टूबर को बिहार और यूपी के पूर्वांचल के लिए फ्लाइट्स के टिकट इतने ज्यादा महंगे हैं कि लोग किराए के लिए उधार लेकर अपने अपने गंतव्य स्थानों को जा रहे हैं। सौरभ शुक्ला ने एयरपोर्ट से रिपोर्ट्स भेजी है दो, आइए वो दिखाते हैं। समस्या तो है ही, हम इस वक्त एयरपोर्ट में ही खड़े हुए हैं और 4 मेजर एयरपोर्ट्स हैं जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ते हैं, जिसमें बिहार के 3 एयरपोर्ट्स हैं, गया, दरभंगा और पटना। अगर आप बात करें तो दरभंगा की तो आज की फ़्लाइट ही नहीं मिलेगी और अगर मिल गई तो उसकी जो फेयर है लगभग 18,000 से 19,000 रुपये है। वो आज की एक फ़्लाइट है दरभंगा की, उसके 19,000 रुपये देने होंगे अगर आप दरभंगा जाना चाहते हैं फ़्लाइट से। इसके अलावा गया जाने के लिए 16,000 रुपये की फ़्लाइट है, पटना 18,000 की है और अगर बनारस जाना चाहते हैं आप वो 17,000 की है। और ऐसे ही जो दाम हैं वो कल की फ़्लाइट्स के भी हैं। दरभंगा के 13,000 हैं, गया के 10,000 हैं, पटना के 10,000 हैं, बनारस के 9,000 हैं और आम दिनों में अधिकतम किराया 4 से 5,000 रुपये होता है। देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है कि अब हवाई जहाज़ और ट्रेन्स दोनों ने डायनेमिक फेयर कर दिए हैं, यानी जितनी ज़्यादा मांग होगी उतना ज़्यादा आपको किराया देना पड़ेगा, यानी जितनी ज़्यादा मांग उतना ज़्यादा किराया। तो अब छठ का त्यौहार है, हमने देखा यही हाल दिवाली में भी था। तो डायनेमिक फेयर्स हैं, अगर एक फ़्लाइट की एक टिकट के लिए 2 लोग हैं, मान लीजिए कोई 4,000 देने को तैयार है, फिर दूसरा ने उन्होंने फेयर बढ़ाए, वो खरीदने आ गया, तो उसका कोई रेगुलेशन नहीं है। अब यही फ़्लाइट्स को देखा देखी यही डायनेमिक फेयर अब भारतीय रेलवे में भी हो गया है। वहाँ पर भी जो किराया है वो 3,000 तक या 4,000 तक भी जा रहा है, तो कोई रेगुलेशन नहीं है। तो सोचिए कि भाई ट्रेन में टिकट मिलती नहीं है, आप जानते हैं हर साल का यही है, ट्रेन सीमित है, 4-4 महीने 6-6 महीने पहले ही ट्रेन बुक हो जाती हैं। आपने देखा परिमल ने किस तरीके से तस्वीरें दिखाई कल की, जनरल बोगी में लोग बैठ करके खिड़की से घुस के किस तरीके से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। जो थोड़े सक्षम है वो फ्लाइट लेने आए, चलिए 4 या 5,000 की फ़्लाइट मिलेगी, लेकिन वो 20,000 की फ़्लाइट है, तो ये काफ़ी मुश्किल भरा है। हम इस वक्त दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं। तमाम लोग हैं जो बिहार जा रहे हैं, छठ पूजा है और इस त्यौहार में लूट मची हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ में चढ़ेगा, अब तो जूते मोजे पहनने वाला भी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि दरभंगा की फ़्लाइट आज की 19,000 की है, 17,000 की है, बनारस की भी 15 से 18,000, पटना की 18,000, 19,000 और छठ पूजा में लोग घर पहुंचना चाहते हैं। हमारे साथ साहब हैं, इन्होंने भी 17,000 की टिकट ली, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा मनोज कुमार श्रीवास्तव है। मनोज जी, आप छठ में अपने घर पहुंचना चाहते हैं, कहाँ जाना है आप? ये दरभंगा जा रहे हैं। दरभंगा जा रहे हैं, दरभंगा से फिर हमें मुजफ्फरपुर जाना है। तो दरभंगा की टिकट कितने की मिली एक आपको? वो 17,000, 16 से 17,000 के बीच में, और ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। जैसे लगता है कि अभी अगर 10,000 है तो आधे घंटे में वो 15,000 हो जा रहा है, तो वो वेट कर रहे हैं कि फिर कम हो, वैसा होता नहीं है। 16-17,000 देकर हम लोग जा रहे हैं। 17,000 रुपये। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम लोग टोटल 6 आदमी है और एक इन्फेंट है। सबसे बड़ी बात ये कहना है कि जो इन्फेंट है, 3.5 महीने का बच्चा है, उसका भी टिकट लगा है, जबकि उसका नहीं लगना चाहिए नियमतः। तो मतलब आपने 1 लाख रुपए तो लगभग सिर्फ जाने जाने के टिकट दिए? बस, हाँ, एकदम 1 लाख रुपए। मतलब कितनी, और मतलब ट्रेन में तो टिकट मिली नहीं होगी? ट्रेन में तो नहीं मिली है टिकट, इसीलिए स्पेशल वगैरह सभी देख लिया, कहीं नहीं मिला तो हमने इससे जाना शुरू किया। 17,000 रुपये आपने दिए एक टिकट का, और यहाँ पर जो लोग हैं बहुत लोगों को तो टिकट मिल भी नहीं रहा होगा। नहीं मिल रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं?
कितना रुपए का टिकट दिए मिला आपको? मेरे 9,860 रुपए की 3 महीना पहले बनाए थे। 3 महीने पहले आपको 10,000 का मिला था। हाँ जी। और अब कितने का हो गया है? अब अभी के मैं नहीं रेट पता है सर। 17,000 का मिला टिकट। क्या कहना चाहेंगे? 9,000 का 10,000 का टिकट खरीदा आपने, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी अभी इतना तो महंगाई के लेके तो कहाँ से वो ये छठ के लेके महंगाई की है, तब क्या कर सकते हैं, मजबूरी में तो जाने पड़ रहे हैं ना जी। मजबूरी में जाना पड़ रहा है, क्या करते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है तो मेरे जाने। मजबूरी पड़ रही है, 10,000 का टिकट लेके जा रहे हैं। वो भी 3 महीना पहले बनाए थे। तो पटना, दरभंगा और सब यही कह रहे हैं कि बहुत महंगा। और सर ने तो 6 टिकट लिए हैं, 17,000, लगभग 1 लाख से ज्यादा का टिकट पड़ा है इन्हें जाने का। और बोल रहे हैं उधार लेके जा रहे हैं क्योंकि छठ में घर पहुंचना है। डायनेमिक फेयर्स हैं, यानी जितनी मांग होगी उतना ज्यादा फ्लाइट्स का किराया होगा। अब ये देखिए यहाँ पर सब लोग जा रहे हैं। सर आप पटना जा रहे हैं? दरभंगा। कितने का किराया, कितने का टिकट मिला आपको? 13,000। 13,000 रुपए का टिकट मिला। ये इतना टिकट, इतना महंगा फेयर है, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले अब आप बताओ सबको, क्या करें, जाना भी तो जरूरी है। 13,000 रुपये का सिर्फ जाने का, तो आप, आपकी पत्नी और बच्चा जा रहा है आपका, तो 2 लोगों का टिकट का ही आपने लगभग 30,000 रुपये दे दिया। तो उतना तो लग ही जाता है। आप बताइए, क्या आप बुकिंग कर रहे थे दरभंगा की टिकट की, तो कितना कितनी जल्दी कितना फ्लक्चुएशन हो रहा था? हर 1 मिनट पे 11,000 से 17,000 का 5,000 का डिफरेंस था। अब मेरे पास प्रूफ 86,000 6 लोगों का मैंने पे किया है। 86,000 का टिकट आपके लेके जा रहे हैं? बिल्कुल। और 6 लोग महंगा हो जाता है लास्ट मोमेंट में जोड़ टिकट। सकते हैं पर छठ पूजा की वजह से ज़्यादा महंगा हो बट गया। इतना फ्लक्चुएशन 1 मिनट में ऐसा क्या हो सकता है कि 10,000 का टिकट 16,000 या 17,000 हो जाता है? 17,000। दैट इज द क्वेश्चन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने का निवेदन किया है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से निवेदन किया है कि भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर भी लगाई जाए। हरियाणा के सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा को लेकर जारी 2 दिन के चिंतन शिविर को आज पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि हर राज्य को एक दूसरे से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का संबंध विकास से है, कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी तो विकास भी होगा। इस दौरान पीएम ने केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल और नई टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया। पीएम ने कहा कि आजकल अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो गए हैं। ऐसे में अगर केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच तालमेल हुआ तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। ये बैठक कल शुरू हुई और इसमें सभी राज्यों के गृह मंत्रियों और गृह सचिवों को बुलाया गया था। आज हम आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य। ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। कई बार केंद्रीय एजेंसियों को
कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है। इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे केंद्र की एजेंसी हो, या संबंधित कहीं किसी और राज्य से संपर्क आता है, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए। नीता शर्मा है इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, जो लगातार 2 दिनों से इस चिंतन शिविर को कवर कर रही हैं। नीता, 2 सवाल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, इस चिंतन शिविर से हासिल क्या करना था? दूसरा, वो बात कर रहे हैं, इंटरस्टेट की बात कर रहे हैं, एजेंसियों के कहीं जाएं तो उन्हें रोक टोक ना हो, लेकिन जहां भी दूसरी पार्टियों की सरकार है और केंद्र के साथ जो एक अविश्वास है और आपस में जो टकराव है और एजेंसियों पर जो आरोप लगता है कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है, उस दिशा में भी क्या कोई कदम उठाया जाएगा जिससे एक विश्वास बहाली हो? इस बैठक का यही केंद्र बिंदु यही है शारिक, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि एक राज्य जो है वो जब केस सॉल्व करने की कोशिश करता है तो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो खुद लेने की कोशिश करता है। बेशक से क्राइम कहीं हुआ हो, लेकिन हमने ये देखा है कि पंजाब और दिल्ली में कई बार जो है वो टिप ऑफ हुआ है, कई बार दिल्ली और वेस्ट बंगाल में कई बार टिप ऑफ हुआ है, कई बार वेस्ट बंगाल और झारखंड में कई बार टिप ऑफ हुआ है। तो ये जो एजेंसीज हैं या फिर पुलिस फोर्स है, अगर इकट्ठा मिलकर काम करती है, इस चिंतन शिविर का मेन एम यही है, तो बेहतर कानून व्यवस्था आम नागरिकों को वो जो है वो दे सकती है। अभी तू में के चक्कर में, क्रेडिट लेने के चक्कर में कई ऐसे केसेस हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, अगर हो भी जाते हैं तो क्रेडिट को लेकर हमेशा इशू रहता है। जहां तक इस चिंतन बैठक का सवाल है, ये 2 दिन की है। कल भी साइबर क्राइम, ड्रग्स को लेकर किस तरह से साइंटिफिक अप्रोच ली जानी चाहिए, क्योंकि क्राइम जो है वो अब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, वो एक जगह पे सीमित नहीं है। इस बात पर फोकस कल केंद्रीय गृह मंत्री ने भी किया था, आज प्रधानमंत्री ने भी किया है कि किस तरह से क्राइम जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो आपको फोरेंसिक्स के ऊपर ज्यादा निर्भर करना पड़ेगा। इसे लेकर जो ट्रेनिंग है, लोअर लेवल स्टाफ को ट्रेनिंग भी देने की जरूरत है। आज जब प्रधानमंत्री ने इन लोगों का संबोधन किया था तो 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म का एक जो पिच है वो दी थी। अभी हमने देखा है कि जितनी भी पुलिस फोर्सेज हैं, चाहे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस पैरा फोर्सेज हो या फिर स्टेट पुलिस हो, वो अलग अलग वर्दी पहनती हैं। तो उन्होंने ये एक पिच दी है कि 1 यूनिफॉर्म 1 नेशन। हालांकि उनका ये कहना था कि एक सुझाव है, जो राज्य पुलिस है वो अपनी तरफ से सुझाव जो है उसके ऊपर विचार कर सकते हैं, लेकिन इस विचार के ऊपर जब मैंने कई पुलिस वालों से बात किया तो उनका ये कहना था कि जो नॉर्थ, हमारी जो देश है बहुत डाइवर्सिफाइड है। नॉर्थ ईस्ट में जो है काफी सर्दी पड़ती है, राजस्थान में काफी गर्मी पड़ती है, साउथ में काफी ह्यूमिडिटी होती है, तो आप सभी पुलिस कर्मियों को एक तरह की यूनिफॉर्म नहीं पहना सकते। उस इलाके के अनुकूल आपको यूनिफॉर्म जो है वो देनी होगी। साथ में जो सेकंड केंद्र बिंदु था, मेन पॉइंट था, वो ये था कि फेक न्यूज को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि सोशल मीडिया का अक्सर जो है मिसयूज हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि आप जब कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो उसकी जो वेरासिटी है उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो फेक मैसेजेस हैं वो काफी जो है गड़बड़ी फैलाने में काफी मदद करते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स की। तो इन सभी बिंदुओं पर ये जो चर्चा है वो यहाँ पर हुई है। अभी कुछ देर बाद, अभी लास्ट सेशन जो है वो चल रहा है, 6 बजे के आसपास बताया जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है इस चिंतन शिविर को कंक्लूड करेंगे। शारिक, शुक्रिया नीता, इस सारे मुद्दों पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र से वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के बाद अब टाटा एयरबस प्रोजेक्ट भी गुजरात चला गया। इसके चलते विपक्ष शिंदे फडणवीस की सरकार पर भड़का हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि अब तक 4 बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हो गए। इससे लाखों नौकरियों का नुकसान हुआ। 21,900 करोड़ का टाटा एयरबस प्रोजेक्ट गुजरात की झोली में है। अब इस प्रोजेक्ट से गुजरात में हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी इस देश में एयरक्राफ्ट बनाएगी। एयरबस 4 साल में 16 एयरक्राफ्ट देगी। 40 विमान भारत में बनाए जाएंगे।
आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक के बाद एक 4 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से चले गए। इन्हें बचाने के लिए खोके सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया? ये खोके सरकार की विफलता है। इनकी सरकार का इंजन फेल क्यों हुआ? कर्नाटक में बीजेपी सरकार यूपी की तरह मदरसों का सर्वे कराना चाहती थी, लेकिन पता चला कि मदरसे शिक्षा विभाग के तहत नहीं आते। ऐसे में अब अरबिक स्कूलों का सर्वे करवाने का फैसला किया गया। अरबिक स्कूल यानी 12वीं तक के वो मुस्लिम शिक्षण संस्थाएं जहां अरबी भी एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाती और वो शिक्षा विभाग के तहत आती है। बेंगलुरु के सिटी मार्केट का एक इस्लामिक शिक्षा केंद्र। यहाँ इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी इंतजाम साफ दिख रहा है। कंप्यूटर ट्रेनिंग और ऑनलाइन शिक्षा भी। इन संस्थानों को चलाने वाले प्रबंधक सरकार के इस दावे से सहमत नहीं कि इस्लामिक शिक्षा केंद्रों पर आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती। अभी हाल ही में हमारे हाफिज बच्चे 24 बच्चे बैठे थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बोर्ड के जरिए यहीं केंद्रीय विद्यालय मैजेस्टिक के सेंटर में इम्तिहान दिया था। अल्लाह का शुक्र है 24 बच्चे भी हाई फर्स्ट क्लास पास हुए। आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे तो अब इस साल 40 पर 3 बच्चे अपीयर होने वाले हैं इम्तिहान में। तो ये क्या मदरसा पढ़ने वाले बच्चे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए बैठ सकते हैं? तो अब ये बगैर पढ़े के इम्तिहान में कैसे पास हो सकते हैं? कर्नाटक में तकरीबन 600 के आसपास मदरसे हैं जिनका पहले सरकार सर्वे करवाना चाहती थी, लेकिन पता चला कि वो शिक्षा विभाग के तहत नहीं आते। ऐसे में राज्य सरकार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का गठन कर उसे शिक्षा विभाग के तहत लाना चाहती है, लेकिन राज्य में चलने वाले लगभग 314 अरेबिक स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आते हैं, जिनका सर्वे अब होगा। मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स, कुछ ऐसी शिक्षा संस्थाएं हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से तय सिलेबस को फॉलो नहीं करती हैं। रिपोर्ट आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में मदरसे स्थानीय लोगों की आर्थिक मदद से चलते हैं, यानी मदरसों पर न तो किसी अल्पसंख्यक बोर्ड का नियंत्रण है और न ही सरकार का। ऐसे में राज्य सरकार अब मदरसा बोर्ड के गठन की सोच रही है ताकि मदरसों को शिक्षा विभाग के अधीन किया जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है। वो पाकिस्तान में फिर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। लाहौर से इस्लामाबाद तक ये मार्च है। इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा की गई। सरकार हटाने के लिए नहीं है ये मार्च। इमरान खान ने कहा, चोरों से देश को आजाद कराने की उनकी ये कोशिश है, जिसके लिए वो इस मार्च पर निकले। माशाल्लाह खान साहब का अपना कंटेनर पहुंच। उमा शंकर सिंह ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी है, आइए वो सुनवाते हैं। जी देखिए, इमरान खान की पहले सरकार चली गई, उनकी सत्ता चली गई, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनको सत्ता से बेदखल किया गया। उसके बाद एक जज को धमकाने के आरोप में उन पर आतंक निरोधी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि बाद में कोर्ट ने वो धारा हटा दी और अभी कुछ दिन पहले ही तोशाखाने मामले में उनको अयोग्य करार दे दिया गया इस पूरे टर्म के लिए, यानी कि वो नेशनल असेंबली के मेंबर नहीं हो सकते। तो ये तमाम वजह हैं जिसको लेकर इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च निकाला है और इस मार्च के जरिए मांग जो है वो अर्ली इलेक्शन कराने की है। 2018 में इमरान खान चुनकर आए थे, प्रधानमंत्री बने थे। 2023 में पाकिस्तान में चुनाव होना है, लेकिन वो चाहते हैं कि चुनाव पहले हो और इसलिए वो बार बार इस बात को लेकर कहते हैं कि किस तरीके से 30 सालों में मुल्क को लूटा गया है। और वो आरोप लगाते हैं जो नवाज शरीफ हैं उनकी पार्टी पर और खुद उन पर। तो इस लॉन्ग मार्च के जरिए वो संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह का जन समर्थन पाकिस्तान में उनको हासिल है और लाहौर के
के लिबर्टी चौक से जो ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस लॉन्ग मार्च को हकीकी आजादी का नाम दिया गया है, यानी कि रियल फ्रीडम का नाम दिया गया है, और इसके जरिए वो अपने मुल्क के लोगों से ये कह रहे हैं कि मुल्क को वाकई में आजाद कराना है। तो इन लुटेरों से, वो लुटेरा शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने ओपोनेंट के लिए, अपनी सामने की पार्टियों के लिए, तो ये मार्च उन्होंने निकाला है। और ये बात तो है कि जन समर्थन जो है उनको काफी मिलता नजर आ रहा है। हाल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीती है, और यही उनके कॉन्फिडेंस का राज है, और यही वो चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो, क्योंकि जिस तरीके से उनको सत्ता से बेदखल किया गया, उनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके एमपीज को खरीदा गया, इस बात के आरोप भी वो लगाते रहे हैं। तो अपनी ताकत का एक प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि लाहौर से चलकर इस्लामाबाद तक तकरीबन एक हफ्ते में लॉन्ग मार्च पहुंचेगा। रास्ते में कई जगह रैली की योजना है, जनसभाओं को संबोधित करते हुए चलेंगे। मई में इस तरह का एक मार्च वो कर चुके हैं, उसमें भी पब्लिक समर्थन काफी उनको मिला था, और इस मार्च के मद्देनजर काफी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। लेकिन अब देखना है कि जो टकराव की बीच बीच में वारदात आती है, क्या टकराव बढ़ता है या फिर शांतिपूर्ण तरीके से इस्लामाबाद पहुंचकर यह मार्च खत्म होता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के किसी भी इरादे से इनकार किया। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस के लिए यूक्रेन पर परमाणु हथियार से हमला करने की तैयारी नहीं है और कोई परमाणु हमला नहीं किया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी बैठक में न्यूक्लियर हमले पर बात नहीं की। यूक्रेन पर परमाणु हमले की जरूरत नहीं है, सिर्फ सैन्य या राजनीतिक हमला किया जा सकता है। इससे पहले पुतिन ने कहा था कि वो अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ की। Прямо сказала в разговоре с представителем прессы. Да, в Великобритании ядерная держава, в обязанности премьер-министра входит возможное применение, и я сделаю это. Ну, это не дословно, да? A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. And his idea of make in India, it matters, both in economic-wise and in the ethic. So India has made tremendous steps forward in development